नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, मतलब गर्म की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ का बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बढ़ रहा है। और क्लाइमेट बेसिकली लॉन्ग टर्म वेदर फिनोमिनन को क्लाइमेट बोलते हैं। वो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है, गर्म की तरफ जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसको हम बोल देते हैं या फिर क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ज्यादा न्यूट्रल टर्म है। ग्लोबल वार्मिंग क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई गर्म हो रहा हमारा एटमॉस्फेयर। अब इस गर्म होने की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं जो हम झेल रहे हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, और इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या वो स्टेप्स इतने कारगर सिद्ध हो रहे हैं, मतलब इतने इफेक्टिव हैं। और दूसरी चीज ये कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां कहां पे हमें इम्पैक्ट कर रहा है। हमें शायद पता भी नहीं होगा कि ये चीज हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। पर हाँ, आज की इस वीडियो देखने के बाद शायद आपको वो चीजें रियलाइज होने लग जाए और आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लग जाए। और आखिरकार यही है मकसद एजुकेशन का, विजडम का, जो हम इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। अब इस इमेज की तरफ हम आएंगे। इस इमेज में बेसिकली सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ये सन है, ये अर्थ है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जहां पर वेरियस गैसेस होती है। हम सबने स्कूल में पढ़ा था एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना, आर्गन होता है, ओजोन होता है, बहुत सारी गैसेस होती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बेसिकली क्या फिनोमिनन होता है कि सन से रेज आती है, पूरे दिन भर धूप रहती है, फिर जैसे ही शाम होती है तो अर्थ की टेंडेंसी ये है कि वो हीट को रेडिएट बैक करता है वापस से। एक समय पे जमाना ऐसा हुआ करता था कि भाई जितनी हीट आ रही है उतनी ही चली जा रही है, हीट बजट जीरो रहता था। पर 1750 के बाद से, यह 18वीं शताब्दी की बात है, यूरोप और अमेरिका, इन दो देशों में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी। कोयला जलाते थे, पानी को भाप बनाते थे, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था। और उस स्टीम इंजन से रेलवे भी चलती थी, उस स्टीम इंजन से मशीनें भी चलती थी फैक्ट्रीज में, और मास प्रोडक्शन होता था। और फिर जो वो प्रोड्यूस्ड आइटम्स थे वो पूरी दुनिया भर में बेचे जाते थे। उस समय यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी दुनिया भर पे कब्जा कर ही रखा था, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, और भी अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, वहां पे यूरोपियंस थे, कहीं ना कहीं फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, डच थे। तो ऐसे उनका कॉलोनीज थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन कॉलोनीज में वो माल बेचते थे जो फैक्ट्रीज में बनाते थे। इसको बोला गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए, मास प्रोडक्शन होने लग गया, टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, पर साथ ही साथ एमिशंस भी बढ़ने लग गए। क्योंकि कोयले को जलाएंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कोयला एक फॉसिल फ्यूल माना जाता है। फॉसिल मतलब रिमेन्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिमेन्स से हजारों साल तक वो डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पेड़ पौधे या फिर जानवर या ह्यूमंस, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, ये जब मर जाते हैं, ये जंगलों में दब जाते हैं, हजारों साल तक दबे रहते हैं, वो कोयला बन जाते हैं। कोयला बने रिमेन्स से। फॉसिल मींस रिमेन्स ऑफ दोज फ्लोरा एंड फौना। तो कार्बन है ही इनमें। अब जब ये बर्न होते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती थी। अब चीजें होती गई होती गई होती गई, और हमारे जो ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे गैसेस का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया।
ये जो मैं लाल डॉट्स बना रहा हूं, ये हम मान के चलते हैं ये एडिशनल जो एमिशंस हमने करे ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है, और ये कार्बन एमिशंस हम इनको बोल देते हैं, ज्यादातर कार्बन एमिशंस करे। अब इससे क्या होने लग गया कि ये जो हीट वापस चली जा रही थी पहले, ये ट्रैप होने लग गई। ये आती थी, ट्रैप होती थी, वापस आती थी, ट्रैप होती थी, वापस। अब इसकी वजह से यहां का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लग गया। यह हमें उस समय तो महसूस नहीं हुआ, बट हाँ, जब हम 20वीं शताब्दी में आए, 20वीं शताब्दी के जो सेकेंड हाफ में आए, मतलब कि 1950 के बाद, ये हमें महसूस होने लग गया कि भाई टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। तो ये अनुमान लगने लग गया। यहां पर हम इन गैसेस के लिए एक टर्म्स और भी यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप लोगों ने नर्सरी विजिट किया होगा, या विजिट नहीं किया होगा तो देखा ही होगा, एक आर्टिफिशियल सा घर सा बना होता है प्लास्टिक का या फाइबर का, जिसके अंदर अगर आप घुसोगे तो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, और थोड़ा टेम्परेचर गर्म होता है, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। वहां पे सन की हीट रेज आ तो जाती हैं, बट वो वापस नहीं जा पाती, ट्रैप हो जाती है वहां पे। सिमिलर फिनोमिनन यहां हो रहा है, आ तो जा रही है पर ट्रैप हो जा रही है। और इसीलिए इन गैसेस, जिन गैसेस की वजह से ट्रैप हो रही है, इन गैसेस को बोला गया ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है यहाँ पे, सन की हीट रेज को ट्रैप करने का। तो ये फिनोमिनन होने लग गया, एमिशंस बढ़ने गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज की डेट में भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। 2023 अब तक का वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है, जो पिछला साल गया है, और 2024 के लिए ये प्रिडिक्शंस हैं कि 2024 इस दुनिया का सबसे वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड होने वाला है। रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना शुरू करें 1850 के से, तो तब से लेके अब तक 2024 इज गोइंग टू बी द वार्मेस्ट ईयर। क्यों? क्योंकि जी हम मान नहीं रहे, हम एमिट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रैप होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग कह लो या क्लाइमेट चेंज कह लो, एक ही बात है। अब इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है देखो कि भाई एमिशंस एक कंट्री ने करे तो वो एमिशंस उसी कंट्री के ऊपर रहेंगे, वो फैलते हैं और पूरी दुनिया उससे सफर करती है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि सब मिलके स्टेप उठाए, और सब ने मिलके स्टेप उठाया सबसे पहली बार 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जहां पे यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस थे उस समय, वो सब मिले स्टॉकहोम में। किस लिए मिले? डिस्कस करने के लिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी चीज कुछ हो रही है। ये मीटिंग हुई 5 जून को, और तब से 5 जून इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। इस मीटिंग में कुछ खास हुआ नहीं, बस एक ये चीज हुई कि इन्वायरमेंट डे हर साल मनाया जाने लग गया, और उसका भी ऑब्जेक्टिव ये होता है इन्वायरमेंट डे मनाने का कि जी आपको अवेयरनेस जनरेट हो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूलों में बच्चे पोस्टर बना देते हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक कर देते हैं, इस टाइप से अवेयरनेस फैलाई जाती है अबाउट द एनवायरमेंट। बट उस अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं है ना कि वो अगर 6 जून तक ही रहे बस, या 7 जून तक रहे, हद से हद। वो चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में हमको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और हमारा छोटा छोटा एफर्ट एनवायरमेंट को बचा सकता है।
ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। एंड यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट डे का, कि अवेयरनेस हो और लॉन्ग टर्म वो हो, इम्पैक्ट हो उसके। ठीक है जी, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं 1972 वाली कॉन्फ्रेंस में। 1992 वाली कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ हुआ। ये 1992 वाली कॉन्फ्रेंस जो है ये थी रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में। यहां पर 3 मेजर फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट हुए। पहला था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। ये स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के लिए था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बीडी मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, और फौना यानी कि जीव जंतु, इनकी कितनी डाइवर्सिटी है, और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है उतना ज्यादा अच्छा रहता है एनवायरमेंट के लिए। अगर एनिमल्स या ट्रीज की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगेंगी ना, तो वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे एनवायरमेंट को। और क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही थी, तो ये कनेक्शन है इन दोनों फ्रेमवर्क्स के बीच में। फिर तीसरा कन्वेंशन जो हमने अडॉप्ट करा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन बोले तो जो लैंड्स पहले खुशहाल थी, फर्टाइल थी, अब वो बंजर की तरफ बढ़ रही हैं, सेमी एरिड हो रही हैं, एरिड हो रही हैं। अब वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं। ये कनेक्शन है दोनों के बीच में। या फिर ह्यूमंस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो जंगलों को कन्वर्ट कर रहे हैं शहरों में, तो जो पहले मतलब हरा भरा होता था अब वहां पर इतनी हरियाली नहीं रहती है, वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। या फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी सूख रहे हैं वाटर बॉडीज में। आप अराल सी, एक सी है सेंट्रल एशिया में, उसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ कैसे गई वो लैंड। पहले वो समुद्र हुआ करता था, वो सूख सूख के वहां पे लैंड बैरन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो ये 3 कन्वेंशन अडॉप्ट हुए। हर एक कन्वेंशन का हमें मेंबर बनना था, मतलब हर एक कंट्री को बनना चाहिए था। इंडिया तीनों का मेंबर बनी, और ये मेंबर्स मीटिंग करते थे। अब इन दो कन्वेंशंस में, यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी में 2 साल में एक बार मिलते थे, और एफ ट्रिपल सी में साल में एक बार मिलते थे। यानी कि इसकी मीटिंग 1 साल में एक बार होगी, और हर एक मीटिंग को बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और सीबीडी की मीटिंग 2 साल में एक बार होती थी, इसको भी सीओपी ही बोला गया। ये साल 2024 में हमें यूएनएफ ट्रिपल सी की सीओपी 29 देखने को मिलेगी, और सीबीडी और सीसीडी की सीओपी 16 देखने को मिलेगी। तो सीओपी से कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिर्फ यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए नहीं, सीओपी इनके लिए भी है। सीओपी मतलब मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज जो कि मेंबर है इनके। ठीक है, तो अब यहां से सिलसिला शुरू हुआ मीटिंग्स का, और उन मीटिंग्स में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स होने लग गए। अब यहां पर हम बात करेंगे जो मेजर सीओपीज हुई यूएनएफ ट्रिपल सी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सीओपी 3 होती है 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। क्योटो शहर है जापान में। इस सीओपी में बेसिकली कंट्रीज जो है वो 2 हिस्सों में बांट दी गई, डेवलप्ड और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। ये 2 हिस्सों में बांटने का क्या लॉजिक था? लॉजिक सिर्फ एक ये था कि भाई जो एमिशंस हुए हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हुई हैं, उसको एमिट करने के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां आया? जो आज के डेवलप्ड कंट्रीज हैं उस समय डेवलपिंग थी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, जब इन्होंने एमिशन करना शुरू करे, और इतने एमिशन करे कि भाई आज की डेट में सब भुगत रहे हैं उसको। अच्छा, जो आज की डेट में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कॉलोनीज थी इनकी,
इनको डेवलप करने नहीं दिया। यहाँ पर इंडस्ट्रीज एज सच कुछ आई नहीं ज्यादा, बहुत मेजर इंडस्ट्रीज वहीं पर थी, तो एमिशंस भी वहीं से हुए। तो आज की डेट में रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। तो इसलिए ये बंटवारा हुआ और इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए गए। ऑब्लिगेशंस मींस रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आप इस लिमिट से ज्यादा एमिट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो एमिट, मतलब अगर आप धुआं एमिट करते हो या कार्बन एमिशंस आप करते हो, तो आपको अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हो। अब इसका एक उदाहरण यहां पर क्लासिक ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जापान आ रहा था। जापान ने एमिशंस अपनी लिमिट जो सेट करी हुई थी यूनाइटेड नेशंस ने, उससे ज्यादा कर दी। और उसके बाद इंडिया में जापान ने दिल्ली मेट्रो में इन्वेस्ट किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कायदे से आइडियली इनको पैसा डेवलप्ड कंट्रीज को दे देना चाहिए था, बिना वापस लिए, बिना वापस लेने की मंशा से, मतलब वो डोनेट कर दिए। बट नहीं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो पैसा इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट उससे निकला वो वापस लिया, या एज लोन दिया, लोन पे इंटरेस्ट लिया। पैसा दिया, पैसे देने में कोई वो नहीं छोड़ी, इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, बट वो पैसा एज डोनेशन आना चाहिए था कायदे से आइडियली, बट वो आया एज इन्वेस्टमेंट या फिर एज लोन्स। बट ये जो डिवीजन था ना डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, ये बहुत ज्यादा इनको जम नहीं रहा था डेवलप्ड कंट्रीज को। इनको लग रहा था यार हमारे पे ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा हैं और डेवलपिंग कंट्रीज पे नहीं है, और आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज एमिट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, 2005 से ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, और तब तक दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर चाइना था, जो कि डेवलपिंग में आ रहा, आज भी डेवलपिंग में है वो। तीसरे नंबर का एमिटर इंडिया, डेवलपिंग। जी हाँ, सबसे ज्यादा एमिशंस चाइना करता है, पिछले 15 साल से चाइना नंबर 1 पे, इंडिया तीसरे नंबर पे पिछले 11 साल से। बट अगर मैं एटमॉस्फेयर में कैलकुलेशन करूं कि चाइना से अब तक टोटल कितनी एमिशंस आई हैं, तो वो हार्डली 11% है। अगर मैं इंडिया से कैलकुलेट करूं कि कितनी एमिशंस आई हैं इंडिया से, 3% आई हैं, जबकि पिछले 11 साल से तीसरे नंबर पे हम। तीसरा नंबर पे इन द सेंस कि सबसे ज्यादा एमिशंस अगर किसी कंट्री से हो रही, सबसे ज्यादा चाइना से हो रही, दूसरे नंबर पे यूएसए से हो रही, तीसरे नंबर पे इंडिया से हो रही। बट फिर भी तो ओवरऑल एमिशंस वाली उसमें रेंज में हमारी सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाइना की सिर्फ 11% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई वो जो पहले एमिशंस करी हुई है इन लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने, अमेरिका तो खैर आज भी कर ही रहा है, वो डोमिनेट कर रही है। 60 से 70% जो एमिशंस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में अभी भी जो एग्जिस्टिंग है, वो आई हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, चाइना पिछले 15 साल से नंबर 1 पे है? वो इसलिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कम से कम 150 से 200 साल रहता है सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, और वो 150 से 200 साल ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता रहेगा। तो आज से 150-200 साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एमिट हुआ है, वो आज भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। और आज से 150 साल पहले आपको पता ही है किसने करा। खैर, इस डिवीजन की वजह से एक और चीज हुई 2009 में, सीओपी 15 कोपेनहेगन में, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके ऊपर एक और ऑब्लिगेशन लगी कि आप डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में $100 बिलियन पर ईयर, हर साल $100 बिलियन आप डोनेट करोगे, एज एड दोगे, और ये देना शुरू करोगे आप 2020 से। 2020 से लेके अब तक 4 साल हो गए, एक साल भी ऐसा नहीं गया है कि ये $100 बिलियन पूरे आए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को।
अभी तक जो हाईएस्ट अमाउंट आया है वो आया है 83.4 बिलियन डॉलर्स। अभी तक टोटल जितना अमाउंट आया है उसमें से 80 से 85% अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट या एज लोन आया है, नॉट एज एड। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वाद विवाद चलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। अब सवाल यह है कि क्या ये $100 बिलियन इनफ है? एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्टडी के तहत अब से लेके 2030 तक हमें $6 ट्रिलियन चाहिए अगर हमें क्लाइमेट को बचाना है तो। अगर हमें इस धरती को बचाना है तो क्लाइमेट बचेगा, धरती बच जाएगी। तो एक तो ये अमाउंट भी कम है अपने आप में, तो हो सकता है 2025 तक हमें ये अमाउंट बढ़ता हुआ दिखे। 2015 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीओपी हुई, COP21, पेरिस पैक्ट बोलते हैं, पेरिस में हुई। इस सीओपी में बेसिकली ये जो हमने डिवीजन कर रखा था ना, डेवलप्ड डेवलपिंग, डेवलप्ड के ऊपर ऑब्लिगेशंस रिस्ट्रिक्शंस, अब उससे डेवलप्ड तो बहुत खफा थे कि भाई हमारे ऊपर क्यों, डेवलपिंग वालों के ऊपर क्यों नहीं। चाइना देखो नंबर 1 पे, इंडिया देखो नंबर 3 पे, उनका यही कहना था। और ऐसे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पाएंगे। उधर से डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना था कि भाई पहले हमें कॉलोनीज बना के रखा आपने तो हम डेवलप नहीं कर पाए, आज की डेट में आप हमें इस तरीके से रोकना चाह रहे हो, आप खुद तो डेवलप हो गए। यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भूखमरी है, और हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और डेवलपमेंट तभी होगी जब एमिशन होंगे। ये भी एक कोरिलेशन आपको समझना पड़ेगा कि आप फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हो कोई भी प्रोडक्ट, लेट सपोज ये पेन ही बनाया मैंने, तो बिजली लगेगी, बिजली पैदा हुई है कोल को जलाने से। अब फैक्ट्री में और भी बहुत सारी मशीनें वगैरह चलेंगी तो एमिशन होंगे। फिर ये पेन बन के जाएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा, बिकने के लिए जाएगा, एमिशन होंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो एमिशंस होंगे ही होंगे। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे थे कि भाई अब हमारा टाइम आया है डेवलप होने का, तो आप इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, हम तो अपने ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लेंगे नहीं। तो फिर पेरिस पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि ना तो डेवलप्ड ना डेवलपिंग, डेवलप्ड के ऊपर भी कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस पहले भी नहीं थे, इनके ऊपर भी नहीं है। हर एक कंट्री खुद जिम्मेदार बने, उसके क्या इंटेंशंस हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, वो खुद बताए। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक कंट्री जो है वो अपनी क्षमता के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। इस चीज को बोला गया INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंटेंड करो खुद से ही, नेशनली डिटरमाइन करो कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो टू सेव द एनवायरनमेंट। जी हर एक कंट्री ने अपने अपने INDCs रखे, इंडिया ने भी रखे। जब इंडिया ने रखे तो भाई लोग कहने लग गए, मतलब लोग मींस कंट्रीज कहने लग गई कि भाई इंडिया आपके INDCs बहुत एम्बिशियस है, आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, लगता है आप भूल गए हो। तो इंडिया ने कहा डोंट वरी, मेरा काम है, मैं इसको पूरा कर लूंगा। इन INDCs में टारगेट ईयर था 2030 की, 2030 तक ये पूरी करनी है। और एक और चीज बोली गई थी कि 5 साल के बाद इन INDCs को रिवाइज करना है। मतलब टारगेट अगर आपको लग रहा है तो आप बढ़ा दो। तो इंडिया ने पहले ही बहुत एम्बिशियस INDCs रखी थी, जिसमें लोग कह रहे थे कि भाई आप पूरा नहीं कर पाओगे, आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है। इंडिया ने कहा कि भाई मैं कर दूंगा, और इंडिया ने उनको पूरा करके दिखाया। 2021 में इंडिया ने INDCs 2.0 लॉन्च कर दिए।
सेकंड सेट ऑफ आईएनडीसी देती है जिसमें कि एडवांस टारगेट्स थे। ये टारगेट्स तो हमने 2030 में जो पूरे करने थे 2021 में ही कर दिए। ये चीज बेसिकली सराहनीय है और पूरी दुनिया ने इंडिया की इस चीज की तारीफ करी। और अब इंडिया लगी हुई है इन आईएनडीसी 2.0 को पूरा करने में, जिसका अगेन टारगेट ईयर 2030 ही है। इसमें कुछ ऐसा है कि आपको एमिशंस रिड्यूस करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से इतनी बिजली पैदा करनी है, इस टाइप के आईएनडीसीज है। मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जो आईएनडीसीज पहले हमने जमा करे थे 2015 में और जो 2021 में जमा करते हैं और दोनों में क्या कोरिलेशन। तो ये तो एक हुआ। अब यहाँ पर जो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वाला फिनोमिनन है वो खत्म हो गया, हर एक को वो करना है, बट फिर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की बनती है। एक और टारगेट हमने इस सीओपी में अपनाया, हमने बोला कि 2100 तक, 2100 मींस जो ईयर 2100 होगा, मतलब इस शताब्दी का एंड, तब तक हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं चाहिए। अब इसको समझते, ये x डिग्री सेल्सियस जो है ये है प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स। प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स 1850 से लेके 1900, इन 50 साल का एवरेज टेम्परेचर इज x डिग्री सेल्सियस। उस एवरेज टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेंगे मैक्सिमम। मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस था, तो इन 50 साल का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो जब तक 2100 मींस जब तक ये साल आएगा 2100, जब तक इस शताब्दी का अंत आएगा, तब तक हमें जो मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग करनी है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस तक करनी है। मैं उदाहरण के तौर पे बता आपको। तो ये अगर हम इतना लिमिट अपने आप को कर पाते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग के मिनिमम इंपैक्ट से बच जाएंगे, मतलब मैक्सिमम इंपैक्ट से बच जाएंगे, कम से कम इंपैक्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, तो उस समय टेम्परेचर्स थे x प्लस 1.37 डिग्री सेल्सियस। इस बार एक्सपेक्टेड है x प्लस 1.45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने के 2024 में, तभी वो 24 को वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड करे। तो ऐसा अब 2021 में सीओपी 26 ग्लासगो हुई, तो यहां पर हमने आईएनडीसी 2.0 सबमिट करे। ठीक है, और हमने यहां पर एक और बहुत अहम चीज सीओपी सॉरी आईएनडीसी 2.0, पिछली बार हमने करे थे 3 आईएनडीसी, इस बार करे हमने 5 आईएनडीसी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको पंचामृत बोला। और एक और चीज हमने यहां पर करी, उसका नाम था मिशन लाइफ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वहां पे लॉन्च किया। ये ग्लोबल कैंपेन है, लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, आप कमरे से बाहर जा रहे हो, लाइटें फैन पंखे एसी बंद कर जाओ। ट्रैवल कर रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उतनी चीजें खरीदो जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा चीजें मत खरीदो। ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। ये मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ के तहत हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे पूरी दुनिया में। और अगर हम ये छोटे 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 काम करने लग गए और अधिकतर जनता करने लग गई, एनवायरमेंट कंजर्व होएगा उससे। तो ये हमने सीओपी 26 ग्लासगो में मिशन लाइफ लॉन्च किया था। 2023 पिछला साल सीओपी 28 दुबई। यहां पर हमने एक चीज ये अडॉप्ट करी कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं इसको हम रिड्यूस करेंगे। बात चल रही थी इसको बिल्कुल खत्म करेंगे, बट बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकते, खैर अभी उसमें इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने ऑब्जेक्शंस जताया था, बट रिड्यूस करेंगे, ये बात हुई। दूसरी बात, यहां पर जो
मेन चीज हुई, लॉस एंड डैमेज फंड एक बना। 475 यानी कि $475 मिलियन का ये फंड बना। ये लॉस एंड डैमेज क्या है? एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं। फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स। आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी तबाही मचाते हैं। और ये तबाही जो है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों में भी मचाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं है उनको झेलने की। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड पैसे के रूप में मदद करेगा उन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जहां पर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर आते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजास्टर्स खूब आते हैं या आ रहे हैं। तो वहां पर उनकी मदद करेगा, इसलिए ये लॉस एंड डैमेज फंड बना। अब इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके क्या क्या इंपैक्ट है ये भी जानना जरूरी है। पहला तो है जी फ्लड्स। क्योंकि देखो बारिश होती है और आजकल वेदर पैटर्न्स ऐसे चेंज हो गए कि कम समय में ज्यादा बारिश हो जा रही है, जिससे कि फ्लड्स आ जा रहे हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके से है ही नहीं कि उसको झेल पाए। और दूसरी तरफ ड्रॉट्स भी आ रहे हैं, सूखा भी हो रहा है। दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग वेदर फिनोमिनन्स हैं, और एक जगह में, एक कंट्री में दोनों ही देखने को मिल जा रहे हैं आजकल। क्योंकि भाई बारिश नहीं हो रही, और हो रही है तो एकदम से बहुत ज्यादा हो जा रही है, जिससे फ्लड आ जा रहे हैं। आप दुबई का हाल देख लो इस बार, अभी थोड़े दिन पहले ही वहां पे कितने भयंकर फ्लड्स आए। साइक्लोन्स, साइक्लोन को पैदा होने के लिए जो एक प्राइमरी कंडीशन है कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब वो 27 डिग्री सेल्सियस से तो कई ज्यादा बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, इसी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। और साइक्लोन्स जैसी लैंड पर आते हैं, लैंडफॉल करते हैं, तो वहां पे तबाही मचाते हैं, डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज की वजह से। हीट वेव्स, अब हीट वेव्स आती हैं तो भाई जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाते हैं। 2022 में इंडिया में वीट, गेहूं की फसल बहुत खराब हुई, जिसकी वजह से सरकार ने वीट पे एक्सपोर्ट बैन्स लगा दी। अब फार्मर की इनकम भी इंपैक्ट होती है इससे। तो देख लो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने जैसा यहाँ पर बताया कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल भी हो जा रही है, या फिर एकदम से सूखा भी पड़ जा रहा है। तो वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ उगता है, आइवरी कोस्ट, घाना, इन सब कंट्रीज में। और कोकोआ से बनती है चॉकलेट। अब वहां पे एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से कोकोआ का जो प्लांट है उसमें कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से कोकोआ प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। और इस साल जो कोकोआ का रेट है वो है $12,000 पर टन। पिछले साल रेट था $3,000 पर टन। 4 गुना बढ़ गया। एक साल में 4 गुना रेट बढ़ जाना, मतलब आपको चॉकलेट महंगी होती हुई दिखेंगी। अगर महंगी होती हुई नहीं दिखेंगी तो बेचारे वो फार्मर को पैसा कंपनी देगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी हमसे कम ले रही है पैसा, उनको भी कम देगी। तो वो बेचारे मारे जाएंगे। फार्मर्स की इनकम इंपैक्ट होती है इससे। ग्लेशियर्स मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, और सी लेवल राइज हो रहा है। जो छोटे छोटे आइलैंड है जैसे मॉलडीव्स हो गए, ये सब हो गए, उनको डूबने का खतरा है। आप वो छोड़ो, ग्लेशियर्स जहां से नदियां निकल कर आ रही हैं, पिछले साल टीस्टा नदी में एक बाढ़ आई थी बहुत भीषण। क्या था कि ऊपर ग्लेशियर है वो मेल्ट हुआ, और वो थोड़ा ज्यादा तेजी से मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से वो जो लेक था जहां पे मेल्ट होकर पानी जा रहा था और जहां से नदी निकल रही थी, वो आउटबर्स्ट हो गया। उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। उसने नीचे पूरी तबाही मचाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और इंडिया से बांग्लादेश जाती है। कोस्टल इनंडेशन बोलते हैं, यहाँ पे लहरें अंदर तक आ जाती। तो सी सरफेस लेवल्स राइज हो रहे हैं तो ये लहरें आएंगी ना, आगे बढ़ेंगी, और कोस्टल एरियाज को इनंडेट करेंगी। ये सब होता है। फॉरेस्ट फायर्स, अभी उत्तराखंड ग्रसित था इससे। वो तो कल शुक्र है बारिश हो गई वहां पर, वरना ये फायर्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। फूड प्रोडक्टिविटी
इम्पैक्ट हो जाती है, फूड सिक्योरिटी नहीं रहती, स्कार्सिटी ऑफ फूड रहता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फूड प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो भुखमरी जैसी चीजें आएंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वो है। और दूसरी तरफ हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपना रखे हैं जिसमें 2030 तक हमें भुखमरी खत्म करनी है। कैसे खत्म होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती जा रही है और फूड प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, फूड सिक्योरिटी कम होती जा रही है। तो ये चीजें, ये मच्छर, ये कीटाणु आपको दिख रहे हैं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। एंड ऐसा बोला गया है कि जो रशिया को ऊपर वाला इलाका है, सर्बिया, साइबेरिया सॉरी, वहां पर बेसिकली फ्रॉस्ट रहता है, जमा रहता है, पर्मा फ्रॉस्ट बोलते हैं उसको, परमानेंटली फ्रोजन रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो फ्रॉस्ट जो है वो आइस को पिघल रही है, तो आइस पिघलने की वजह से मीथेन गैस एमिट हो रही है। मीथेन गैस और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। सिर्फ CO2 नहीं करती, मीथेन भी करती है, और भी गैसेस है जैसे PF6 वगैरह, ये नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह, ये सब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। वहां से मीथेन एमिट होगी तो वो और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। और वो फ्रॉस्ट के पिघलने से बहुत सारे माइक्रोब्स जो दबे पड़े हैं वो निकल कर आएंगे और कोरोना से 100 गुना ज्यादा डेडली पैंडेमिक फैलाने की वो क्षमता रखते हैं। तो इस टाइप से बीमारियां फैलेंगी। अभी हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल्स ने कैंसर पे एक स्टडी करी है, उसको भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी बढ़ती जा रही है, कैंसर इंसिडेंसेस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इंक्रीज्ड एक्सपोजर है हमारे को, तो वो कैंसर कॉजिंग है, तो बीमारियां भी हो रही। तो ये सब इतने उसके खतरनाक इंपैक्ट्स हैं और हमारे को डे टू डे लाइफ में इंपैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम कहें कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं तो आई एम सॉरी, मैं गलत होऊंगा। हम सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। वो ज्यादा है रिस्पॉन्सिबल, नो डाउट अबाउट द फैक्ट, बट हम नहीं हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। सरकारें अपने लेवल पे जो काम कर रही हैं कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे जो काम कर रही है वो कर रही है, बट हमें, आपको एज इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे काम करना जरूरी है। और वो काम हमें लगातार करना जरूरी है और आज से करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें, बिजली वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, वेस्टेज मत करो, कूड़ा करकट मत फैलाओ, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, पोल्यूशन से वार्मिंग होती है। उतनी चीजें खरीदो जितने की जरूरत है। आप ज्यादा चीजें की डिमांड करोगे, ज्यादा चीजें बनेंगी, एमिशंस होंगे। इस टाइप से हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एग्जिस्टेंस या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बेसिकली इसका नाम है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी और इसको हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पुश्तें, हमारी फ्यूचर जनरेशंस अच्छे से इस धरती पे रह पाए, वो तभी रह पाएंगी जब हम रहने लायक छोड़ेंगे इस धरती को। और उसके लिए हमें काम शुरू करना पड़ेगा आज से। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखे होगे एंड अपनी डेली लाइफ में इसको अडाप्ट करोगे। नमस्ते, जय हिंद।